मैं आईपीएस अजयपाल शर्मा का मुरीद हूं, ये कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का, जो आगरा में मीडिया से रूबरू थे। श्री बालियान प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं गिना रहे थे। वे आगरा में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के सांसद और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के घर मीडिया से रूबरू थे। श्री बालियान अपने ही बयान में उस आईपीएस की सिफारिश करते नजर आए जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच बैठा रखी है। यानी श्री बालियान ने खुले मंच से खुले तौर पर कहा कि मैं आईपीएस अजयपाल शर्मा का मुरीद हूं। जब केंद्रीय राज्य मंत्री श्री बालियान से हाथरस प्रकरण पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाथरस प्रकरण पर प्रदेश के अंदर जातीय तनाव और संघर्ष फैलाने की साजिश रची जा रही है। हाथरस की पीड़िता को अपनी बेटी बताते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वो किसी एक परिवार की बेटी नहीं, पूरे देश और समाज की बेटी है। उन्होंने कहा कि इस मसले को लेकर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। राज्य मंत्री श्री बालियान कृषि बिल पर भी खुलकर बोले। सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा, पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद। मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई राजकुमार चाहर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा बनाया गया है। और मेरे लिए तो बड़ा पद इसलिए भी है कि मैं किसान और किसान की राजनीति करता हूँ। तो मेरे लिए तो हो सकता है किसी और की नज़रों में अलग तरह का पद हो, मेरे लिए इससे बड़ा पद कोई नहीं है। और शायद आगरा में पहली बार इतना बड़ा पद मिला होगा। अध्यक्ष जी, आगरा जनपद को भी बधाई, राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व को बधाई कि जिम्मेदारी उन्हें राजकुमार चाहर जी को सौंपी। और मुझे उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के लिए कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। चाहर जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद किसान की आवाज़ सरकार में और पार्टी में ऊपर सद तक सुनाई देगी। किसानों की लड़ाई पार्टी में रहते हुए राजकुमार चाहर जी लड़ने का काम करेंगे। मुझे भरोसा है, पहले से संघर्षशील नेता रहे हैं और इनके नेतृत्व में, चूँकि मैं किसान नेता हूँ, किसान राजनीति करता हूँ, तो मेरे नेता राजकुमार चाहर जी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इनके नेतृत्व में किसान हित में जो भी बेहतर कार्य हो सकें वो करने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। अब जो 3 बिल आए हैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, चूँकि मीडिया को सबको पता है, लेकिन कुछ तथ्य आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा। चूँकि किसानों के बीच में एक भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज तक कोई भी नेता, जब भी जितने भी देश में किसान नेता हैं, सबसे बातचीत मेरी, जब मैं कृषि राज्य मंत्री रहा, जब भी अभी पशुपालन में हूँ, किसान से जुड़ा हुआ महकमा है, बात होती रही, लेकिन कोई भी नेता आज तक ये नहीं बता पाया कि किसानों के विपरीत इस बिल में है क्या। इन 3 बिलों में ये सारे के सारे बिल किसान हितैषी तो हैं। हो सकता है बिचौलियों को कोई दिक्कत रही हो। अगर आंकड़ों पे भी बात करो तो जब से मोदी सरकार बनी है, अगर 2009 से 14 की बात करें तो 3.5 लाख करोड़ के गेहूं और चावल की खरीद हुई। मोदी 2014 से 19 में वही खरीद बढ़ के करीब 6,60,000 करोड़ रुपए की हुई, करीब कह सकते हैं दुगनी। कृषि मंत्रालय का बजट जो 12,000 करोड़ था 2010 में, और आज 2020 की अगर बात करेंगे तो 1,34,000 करोड़ है। कहाँ 10,000 करोड़, कहाँ 1,34,000 करोड़। और आपकी बेल्ट तो पूरी आलू की बेल्ट है। मुझे शायद कोई नहीं बता पाएगा कि मंडी से हटाने के बाद किसान को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर ज़्यादा खरीदार होंगे तो किसान को फ़ायदा। आज यहाँ आलू की बेल्ट है, आगरा है, पूरी आलू की बेल्ट है। अगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आती है तो किसान को फ़ायदा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों से जुड़ता है, एक्सपोर्टर जुड़ता है या बड़े उद्योगपति जुड़ते हैं, तो किसान को इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है। किसान को फ़ायदा है। किसान को उसकी एश्योर्ड रिटर्न, जैसे आलू की इसमें एश्योर्ड रिटर्न नहीं होता, 22 फसलें MSP हैं, वहाँ तो तय है। तो अगर किसान जुड़ेगा तो किसान को फ़ायदा है। और अगर किसान जब चाहे एग्रीमेंट से हट सकता है, लेकिन उद्योगपति नहीं हट सकता। बिचौलियों को निकालने का काम अगर सरकार कर रही है तो किसान हित में है। इसमें किसान का कहीं हित मुझे नहीं दिखाई देता। देश में अगर देखो तो करीब 7,000 मंडियाँ हैं। 7,000 मंडी का अगर सारा रेवेन्यू अगर आप मिलाएंगे तो 8600 करोड़ रुपए, जिसमें से करीब 8,000 करोड़ रुपए तो सरकार ही देती है। 600-700 करोड़ रुपए बाहर से इकट्ठा होते हैं। और उन 600-700 करोड़ के लिए इतना बड़ा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। उनमें से 8,000 करोड़ तो FCI के माध्यम से केंद्र सरकार देती है मंडियों को। अगर मंडी से बाहर कहीं ना कहीं व्यापार होगा
या नए लोग आएंगे। एक रेस्ट्रिक्शन किसी भी व्यापार में हो तो बेहतर नहीं। अगर ज़्यादा व्यापारी आएंगे तो किसान को निश्चित रूप से, मेरी नज़रों में किसान को फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो 8.5% मंडी शुल्क है पंजाब में, 6.5% है हरियाणा में। क्या किसान के उत्पाद पर 8.5% शुल्क होना चाहिए या 6.5% शुल्क होना चाहिए? अगर केंद्र सरकार ने इस शुल्क को हटाने का बाहर मौका दिया है तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिचौलियों को सिर्फ समस्या है। एक भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम को दूर करना आपका और हमारा फर्ज है, आपके माध्यम से हो। अगर आगरा में भी किसान नेता कोई अगर ये कहता है कि इसमें किसान के हित में कोई बात है तो शायद मैं और राजकुमार चार जी सबसे पहले इस बात के लिए खड़े होंगे। अगर किसान हित में कोई भी बात होगी तो चाहे अपनी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, मैं वो कहने का मादा रखता हूँ। मुझे इस बिल में, ये कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा और पार्टी के नेताओं ने भी लोकसभा में बार बार कहा कि नहीं भाई, ये पीएमसी एक्ट में संशोधन होना चाहिए, किसान को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। आज़ादी के इतने साल बाद तक सब कहते रहे, किसी ने किसान को आज़ाद नहीं किया। आज किसान आज़ाद हुआ है, शुरुआत हुई है, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया है। अगर ये परिवर्तन ना करते तो फंड कहाँ लगेगा, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कहाँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएंगी, कहाँ बड़े बड़े सिस्टम डेवलप होंगे कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो मेरी नज़रों में ये किसान हित में है बिल और इसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। किसान तक ये बात जानी चाहिए कि किसान के हित के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। एमएसपी जारी रहेगी, कोई एमएसपी ख़त्म नहीं कर सकता। फूड सिक्योरिटी के नाम पे गेहूं और उसकी खरीद होती है, बल्कि इस सरकार ने तो दलहन और तिलहन की खरीद, जो कभी पहले नहीं हुई, वो मोदी की सरकार में शुरू हुई है। पहले क्यों नहीं शुरू की? हमने तो और बढ़ाया है, हमने कहीं कोई कमी नहीं रखी, हमने तो और बढ़ाया है किसानों के हित में काम। देखिए, आपने जयपाल शर्मा की बात की, व्यक्तिगत लेवल पर मैं उसका मुरीद हूँ। उसने शामली में कानून व्यवस्था को ठीक करने में उसका योगदान रहा है। चूँकि मेरा शामली पड़ोस का जिला, इसलिए मैं जानता हूँ। उसके बाद जो जांच है उस पर मैं नहीं कह सकता, कोई ना कोई बात होगी जब सरकार ने जांच शुरू की। और अगर आप हाथरस की बात करें तो ये मैं कह सकता हूँ, अगर अच्छी तरह से हैंडल हुआ तो सस्पेंड की आवश्यकता न पड़ती। इससे बेहतर तरीके से इस मामले को हैंडल किया। सरकार तो योगी जी चला रहे हैं ना, कहाँ चल पा रही है, दिक्कत तो यही है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, निष्पक्ष जांच। पहले सीबीआई सरकार ने यहाँ से जांच करवाने का प्रयास किया, अब सीबीआई को जांच दी है। नार्को टेस्ट सबका कहा है, एक बार नार्को टेस्ट हो जाए, परिवार का भी और दोषियों का भी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अलग अलग भ्रम फैलाए जा रहे हैं, सच्चाई ना आपको पता है ना मुझे पता है। मीडिया का काम है सच दिखाना, चाहे वो किसी के पक्ष की तरफ से हो। अगर दोषी है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, निर्भया केस की तरह फांसी होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए कि मीडिया किसी को दोषी सिद्ध करे, ये जांच के बाद ही होना चाहिए।